गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आप जिस समय वीडियो देखते हैं उस समय के लिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 है वैद्युत रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। और सबसे पहले हम आपको इसको इंट्रो करवाते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है। इंट्रो करवाएंगे आज आपको। पहले चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका इंट्रो आप मैं दे रहा हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या बताइए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे और वैद्युत ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, इनका जो रूपांतरण होता है एक दूसरे में, आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो हमने बैटरी में, जैसे बैटरी ले लो, अगर बैटरी चार्ज हो रही है, हमने एक बैटरी बना लिया, जैसे ये बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या दिया, वैद्युत ऊर्जा प्लस माइनस को वैद्युत ऊर्जा दिया। अब ये जब लाइट कट जाती है, ये बैटरी क्या करता है कि ऊर्जा को सप्लाई करता है। तो इसने क्या किया, इसने पहले इलेक्ट्रो यानी इसने क्या किया, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। अब वो जो रासायनिक ऊर्जा है, अब उसी ऊर्जा को क्या कर रहा है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो यही है, इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों पे बात की जाएगी, ठीक है। यही चैप्टर का क्या है, इंट्रो है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस चैप्टर में की जो पहली हेडिंग है, वैद्युत अपघटनी चालक क्या होता है, यानी क्या वैद्युत अपघटनी चालक क्या होता है और आयनिक चालक क्या होता है और वैद्युत अपघट्य क्या होता है। मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात करेंगे कि वैद्युत अपघटनी चालक क्या होता है, यानी क्या वैद्युत अपघटनी चालक। तो हम बात करें क्या वैद्युत अपघटनी चालक क्या होता है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आयनिक चालक क्या होता है, इसके बाद वैद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। इन टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, बात कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि वैद्युत चालक, आयनिक चालक या वैद्युत अपघट्य क्या होता है, इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह उनकी, ठीक है, यानी वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह उनकी, ठीक है, गलित अवस्था या उनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप जो प्राप्त आयनों के द्वारा होता है, उन्हीं को वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक या उसी को हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य कहते हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है। यानी सिंपल तरीके से जान लो कि वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, क्या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कह सकते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपनी चालकता को जो प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। जैसे ग्लूकोज ले लो और शर्करा ले लो, ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल, ये वैद्युत अनअपघट्य हो गया। इनमें कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, ठीक है, इनमें कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। अब देखिए इसका जो C तथा M मोलर सांद्रता है और इसका जो SI मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर ये होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग को तुल्यांकी चालकता क्या होता है। बात करते हैं बच्चों की तुल्यांकी चालकता क्या होता है, यानी किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य जो होता है उसे हम लोग तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता बराबर लैम्डा इक्वल टू होता है के इंटू वी, और यहाँ पे आपको बताया गया v इक्वल टू 1000 अपॉन सी इक्वल टू 1000 बट्टे एन हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे, इसको पुट कर लेंगे जो आपको दिया गया है। अब सी क्या है, यहाँ पे सी विलयन की क्या है, सांद्रता है, एन क्या है, उनकी नॉर्मलता है। और उसका ध्यान देना मात्रक किसका जो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
तुल्यांक इन्वर्स होता, इसका मात्रक हो गया। इसका जो एसआई मात्रक होता सीमेंस मीटर स्क्वायर या तुल्यांक इन्वर्स, उसी में होता, दिया गया आपको, ठीक है। इसके बाद इसी पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या, 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता और दे दिया गया 0.025 ठीक सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो, तो इनमें इनकी मोलरता की आपको मोलर चालकता की गणना करना है। और देखिए चालकता यानी आपको यहाँ पे दे दिया गया है K इक्वल टू 0.025 सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया गया है। अब यहाँ पे KCl विलयन की क्षमता आपको दे दिया गया है। सिंपल का मोलर चालकता निकालने के लिए लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, C होता है। अब यहाँ से K की वैल्यू 0.025 इंटू 1000 अपॉन कर लेंगे 0.2, यहाँ से आप 250/2 कर देंगे तो आपका हो जाए 125, ठीक है। यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया 298 का क्या, 298 केल्विन पर 0.5 मोल, यानी 298 केल्विन पर 0.5 मोल, ठीक है, HCl विलयन की चालकता दे दिया 0.30, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इनमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल, मोलर चालकता गणना निकालना है। यहाँ पे जो K इक्वल टू 0.30 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। अब यहाँ पे C की वैल्यू 0.50 मोल दे दिया गया है, यानी यहाँ पे पुट कर लेंगे मोल, ठीक है, यानी मोलर चालकता निकाल लेंगे कप्पा 1000 अपॉन C कर लेंगे, तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है 298 केल्विन पर, ठीक है, 0.40 मोल KCl विलयन की चालकता दिया है 0.60 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इनकी मोलर चालकता की गणना करना है। सेम सवाल है बिल्कुल, आपकी मोलर चालकता यहाँ पे चालकता दिया गया है 0.60 और इसकी सांता दिया गया है 0.40, तो यहाँ पे आपको निकालना, मोलर चालकता निकालना है 0.60 इंटू 1000 अपॉन 0.40, यहाँ से काट पीट लेंगे, आपको 1500 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो यहाँ पे सेल स्थिरांक की गणना करना है। क्या करना है, सेल स्थिरांक क्या होता है, किसी सेल के, यानी किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ पर छेद के क्षेत्रफल का जो, ठीक है, अनुपात होता है, उसी को सेल का स्थिरांक कहते हैं। देखिए सेल का स्थिरांक यहाँ पे दिया गया है x इक्वल टू L अपॉन A कर लेंगे, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। इस पे भी न्यूमेरिकल दिया गया है, कह रहा है 298 केल्विन पर 0.01, ठीक है, नॉर्मलता क्या है, एन कैपिटल एन विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध दिया गया 210 पाया गया, और कहा कि इसके मापन सेल में सेल का स्थिरांक आपको 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया। कह रहा विलयन की विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की क्या करना है, आपको गणना करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, अब यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू 0.1 दे दिया गया है, L अपॉन A का आपको दिया 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया गया, और R की वैल्यू दिया गया 210 ओम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, K की वैल्यू पुट करना। अब देखिए K इक्वल टू होता है 1/R इंटू 1/R इंटू L अपॉन A आपका होता है। इसी फॉर्मूले पर रख देंगे 1/R की जो R की वैल्यू दिया गया है 1/110 गुणे 0.88, ठीक है। इसको जब काट पीट लेंगे, इसको सब आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे K की वैल्यू यानी चालकता आपको निकल जाएगी 4.19 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, लेमडा की वैल्यू। जब लेमडा की वैल्यू निकाल लें K इंटू 1000 अपॉन जब n कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी 419 सीमेंस इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर किसी लवड़ के n/10 बिलियन का प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, 32 ओम है। सेल के कह रहा है कि सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बताया गया
1.80 सेंटीमीटर तथा इसके क्षेत्रफल आपको जो बताया गया 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बिलियन की विशिष्ट चालकता तुल्यांक की चालकता की गणना करना है। तो यहाँ पे इस सवाल में देखिए जो आर की वैल्यू दिया गया है 32 ओम दिया गया, एल की वैल्यू जो दिया गया एल इक्वल टू 1.80 सेंटीमीटर दिया गया सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये दिया ए की वैल्यू जो इसका जो क्षेत्रफल दे दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पूछ रहा है कि के की वैल्यू आपको पुट करना है। यानी चालकता 1/r इंटू एल अपॉन ए कर लेंगे, यहाँ से पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं 1000। अब ध्यान देना 1000/32 कर लो, यहाँ पे 0.80 अपॉन जो 5.4 दिया है यहाँ से पुट कर लेंगे। जो पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इतनी आपको निकल जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो जो कि आपको दिया गया है। ऐसे सवाल देख लीजिए आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर n/50 बिलियन वाली सेल का विशिष्ट चालकता, आपको विशिष्ट चालकता इतना आपको दिया गया है। और कह सेल का प्रतिरोध आपको 400 ओम है, तो सेल का स्थिरांक ज्ञात कीजिए। सेल का स्थिरांक कोई आपको दे रहा है, सेल का स्थिरांक आपको के की वैल्यू आपको दिया गया 0.22 0.0022765 यहाँ पे ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। जो कैपिटल एन की वैल्यू 1/, दे दिया गया 50 दे दिया गया है, 1/50 दिया गया। और यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है के इंटू एल अपॉन ए कर लो। तो यहाँ पे जब आपको निकालना किसकी वैल्यू निकालना है एल अपॉन ए पहले वैल्यू निकाल लेंगे तो आज 1.10600, कोई दिक्कत नहीं है, 000 जो भी जीरो बोलो। एल अपॉन एक वैल्यू आपको जो निकल जाएगी 1.106, ठीक है, सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेंगे, जब लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेंगे ठीक है, चालकता गुणे 1000/कैपिटल एन कर लेंगे। तो यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू आपको निकल जाएगी इसी फॉर्मूले रखने पर 138.25, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे मोल, जो हम लोग को मोल दिया गया है, कह रहा है कि 1 मोल H2SO4 बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। बिलियन की विशिष्ट चालकता आपको दिया गया है, यानी 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपको दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो H2SO4 का पहले तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, होता है कितना, तुल्यांकी भार और अणुभार निकाल लेंगे। तुल्यांकी भार, जब किसी चीज़ का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो वहाँ पे जो अणुभार बटे क्या, वहाँ पे जो आपको दिया रहता है, ठीक, उससे आप डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका तुल्यांकी भार दे दिया गया 49 दे दिया गया, अणुभार हमको पता है 98, तो 98/49 कर देंगे तो इसका क्या तुल्यांकी, ठीक है, इसका आपको निकल जाएगा। तो यानी 2 मोल हो गया। जब यहाँ से हम लोग को मोल पता चल गया, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे ना, यहाँ पे n अपॉन कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, चालकता हमारी कैसे प्रभावित होती है, हम इन मुद्दों पे बात करते हैं। चालकता, अब देखिए चालकता को प्रभावित करने वाले सबसे पहली बात, हम व्यू ऑफ पॉइंट हमारे पास कितने हैं। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो निम्न कारकों की बात की कि निम्न कारकों पर निर्भर करती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ताप बढ़ाने के साथ साथ आयनों की जो गतिज ऊर्जाएं होती है ना, वो ऑलरेडी क्या होती, बढ़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी गतिशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। मेरे कहने का मात्र बस इतना ही तात्पर्य है कि जब आप किसी भी ताप में जब वृद्धि करेंगे, उनके आयन की जो गति ऊर्जा यानी ऑलरेडी क्या बढ़ जाए। आप जैसे लोहे के लोला आप गर्म करेंगे तो उनके अणु में क्या प्रसार होता है, तो यही कह रहा है कि उनके आयनों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। और दूसरा माध्यम की सांद्रता, ठीक, माध्यम की सांद्रता का अर्थ क्या है, माध्यम की सांद्रता जितनी कम होगी विलयन उतनी ही अधिक, मतलब क्या होगा, उतना ही अधिक चालकता होगा। मतलब आप स्मूथ की बात की जा रही है उसकी। आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर, तीसरा व्यू ऑफ पॉइंट बता रहा है कि आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर, कह रहा है कि आयनों के मध्य लगने वाले बल जितने प्रबल होंगे और उनकी गतिशीलता क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है, ये बताया गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है तनुता, ठीक है, तनुता बढ़ाने पर किसी विलयन में आयनों की जो, ठीक है, जो आयनों की संख्या होती है उनकी गतिशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए अतः तनुता बढ़ाने के साथ साथ चालकता सदैव क्या होता है, बढ़ता जाता
है। हम बात करते हैं कोलाउस का नियम क्या होता है, कोलाउस के नियम की कैसे व्याख्या करेंगे, इस टॉपिक पे बात करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत अनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता, ठीक है, लैम्डा पाई का मान उनके धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या, ठीक है, आयनों की अनंत अनुता पर कह रहा है कि आयन लैम्डा, ठीक है, पाई प्लस अब कर लो इसको जो बताया ऋण आयन धनायन जो दिया गया है उनके आयनों का क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पे उनके आयनों का योग आपको दिया गया है। अब कोलाउस के नियम का ये देखो, कोलाउस का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों पढ़ लीजिएगा, पेपर में जरूर आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, कोलाउस के नियम। अब यहाँ पे कोलाउस का नियम का उपयोग क्या है, हम पहला व्यू पॉइंट की बात करते हैं। कोलाउस के नियम का उपयोग क्या, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता की गणना करना। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की ठीक है, तुल्यांकी चालकताओं की आपको गणना करना बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना, ठीक है। अब नेक्स्ट व्यू पॉइंट की बात करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की गणना करना। यहाँ पे कोलाउस के नियम का इतना उपयोग आपको व्यू ऑफ पॉइंट, इससे हम बात करते हैं, हम लोग को व्यू ऑफ पॉइंट आपको इतना हम लोग को व्यू ऑफ पॉइंट दिया गया है, ठीक है। पहला था अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता की गणना करना। दूसरा कह रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। फिर तीसरा कह रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की गणना करना। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट खंड में चलते हैं कि विद्युत रसायन खंड बी, इस पार्ट में देखिए सबसे पहले विद्युत सुचालक क्या होता है। हम बात करते हैं कि विद्युत सुचालक क्या होता है। इस पे वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, कह रहा है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत चालकता कहते हैं। यानी जिसमें विद्युत धारा फ्लो होगी हम लोग उसी को बोलेंगे क्या है, उसी को हम लोग बात करेंगे कि विद्युत सुचालक क्या होता है। यानी विद्युत सुचालक की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, आपको ध्यान से पढ़ते रहिए और नोट्स को जरूर बनाइए, ठीक है। आगे इसमें जहाँ भी दिक्कत आ रही है उसको आप जरूर बताइए, ठीक है, नोट्स को बनाते रहिए बच्चों। अब देखिए जैसे बता रहा हूँ कि विद्युत सुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत सुचालक कहते हैं। आप सिंपल यानी जिस पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विद्युत सुचालक बोलते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि विद्युत कुचालक क्या, सेम वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत कुचालक कहते हैं। नॉट कंडक्ट हो गया। अब देखिए धात्विक सुचालक क्या होता है, यानी बात करते हैं क्या धात्विक सुचालक क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। धात्विक सुचालक क्या होता है, ठीक है, धातुओं में रासायनिक परिवर्तन हुए बिना ही, कह रहा है कि धातुओं में रासायनिक परिवर्तन हुए बिना ही, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसे धात्विक सुचालक कहते हैं, जैसे कॉपर, सोना, चांदी आदि, ठीक है। हम नेक्स्ट व्यू ऑफ पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए दूसरा बताया गया कि इसमें कार्बन अधातु है लेकिन इनका अपर रूप कह रहा है ग्रेफाइट होता है जो कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। बिल्कुल सत्य बात कही गई है। अब यहाँ पे बताया जाए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड अथवा अर्धसेल क्या होते हैं। हम इनकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और अर्धसेल क्या होता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो आपको बताया गया किसी विद्युत अपघटनीय सुचालक के सुचालक के संपर्क में रखे गए धात्विक सुचालक इलेक्ट्रोड अथवा अर्धसेल कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड अथवा अर्धसेल कहलाते हैं। एक बार मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब इसमें बताया गया किसी विद्युत अपघटनीय सुचालक के संपर्क में, यानी किसी विद्युत अपघटनीय के सुचालक के संपर्क में, जैसे आप कुछ रख देते हैं संपर्क में रख देंगे और धात्विक सुचालक, ठीक है, इलेक्ट्रोड अथवा अर्धसेल कहलाता है, ठीक है। अब इसमें अर्धसेल में देखिए एक होता है एनोड। एनोड पहले क्या होता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होगा, यानी बताइए वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी कोई भी आप इलेक्ट्रोड बना लोगे जिन पे ऑक्सीकरण होगा वह क्या होगा, आपका एनोड होगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड कहते
हैं। अब बात करते हैं कि कैथोड क्या होता है। क्या होता है कैथोड? वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है। क्या होता है बताया गया? वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ठीक है, यानी जिस पर ऑक्सीकरण होगा, यानी जैसे आपने कोई पाथ बना लिया, अगर जिस पे ऑक्सीकरण होगा तो वो क्या होगा? वह एनोड। क्या होगा? वह एनोड होगा। और जिस पे क्या होगा? अपचयन, वो क्या होगा? जिस पर अपचयन होगा वो क्या होगा? वो आपका कैथोड होगा। आई बात समझ में? तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि एनोड कैथोड क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रोड सुचालक विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में आता है, यानी जब कोई इलेक्ट्रोड सुचालक कह रहा है कि और विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में आता है तो दोनों के संपर्क में आने वाले सतहों के बीच में एक विभवांतर स्थापित होता है, जिसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अथवा अर्धशेल का अर्धसुचालक वाहक कहते हैं। बच्चों नोट्स बनाते रहिए, आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, नोट्स में। अब इसके बाद बोलते हैं कि ई सेल। अब यहाँ देखिए ई सेल बराबर क्या होता है? ई एनोड प्लस ई कैथोड होता है। ठीक है, ये जो सूत्र इस पे हम लोग फार्मूले पे सवाल को पुट करेंगे, इनकी वैल्यू क्या पुट करेंगे। विद्युत वाहक बल जिसको हम ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, दो इलेक्ट्रोडों का कहता है, दो इलेक्ट्रोडों का जो बीजगणितीय योग होता है वह विद्युत वाहक सेल होता है। अगर कोई बात करे कि विद्युत वाहक सेल क्या होता है, आप सिंपल तरीके से बताओगे कि विद्युत वाहक सेल क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का जो बीजगणितीय योग होता है, यानी दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का जो बीजगणितीय योग होता है वह आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। हम बात करते हैं कि विद्युत अपघटनी, हम बात करते हैं कि विद्युत यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के बताया जा रहा है कि इस प्रकार के सेल में विद्युत का अपघट किया जाता है, यानी इस प्रकार के सेल में विद्युत का अपघटन किया जाता है। किसका अपघटन होता है बच्चों? किसका अपघटन होता है? इस प्रकार के कहा जाए कि इस प्रकार के सेल में विद्युत का अपघटन किया जाता है और इस प्रकार के सेल में विद्युत, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? जो रूपांतरण होता है हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे बनाया गया है, छोटा सा आपको बनाया गया, यहाँ पे आप एक पात्र लिया गया, इसमें एक एनोड लगाया, कैथोड लगाया गया। ठीक है, इसमें विद्युत भर दिया गया, यहाँ पे इन, ठीक है, इनको जोड़ दिया गया है सीरीज से। अब देखिए विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। हम बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वह युक्ति बताया गया, वह युक्ति यानी वह युक्ति जिनमें रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में, ठीक है, रूपांतरित करते हैं या, ठीक है, या परिवर्तित करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को विद्युत रासायनिक सेल बनाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, आप ध्यान दे दो। यहाँ पे आप एक पात्र लिया गया, इस पात्र में एक जो आपको बनाया गया कैथोड, क्या बनाया गया? कैथोड लिया गया, और दूसरे पे यहाँ पे आपको लिया गया एनोड। क्या लिया गया आपका? ये आपका हो गया एनोड। ठीक है, एक बार कैथोड और एक बार क्या लिया गया? एनोड लिया गया। अब यहीं पर कैथोड और एनोड लेने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या किया? एक बल्ब से यहाँ पे, यानी एक बल्ब से यहाँ पे जोड़ दिया। अब दोनों हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोसिटी फ्लो हो रही है। क्या? इलेक्ट्रोसिटी फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोसिटी फ्लो हो रही है, अब इसी कारण सेल जल रहा है। तो हम लोग इसी को, जो यहाँ पे जल रहा है, इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप रासायनिक सेल को आप बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है विद्युत अपघटनी, हम बात करते हैं कि विद्युत अपघटनी और रासायनिक सेल में क्या अंतर है, यानी विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में क्या अंतर होता है, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, हम इनकी बात करते हैं, और रासायनिक सेल क्या होता है, हम इनकी बात करते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन चीज़ों को देखने में पता चलेगा। देखिए विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता
है। क्या यानी विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन से विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपको लिया गया, दूसरा पॉइंट जो लिया गया, हाँ देखिए दूसरा पॉइंट लिया गया रासायनिक ऊर्जा का, यानी बताया गया इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी इसमें वैद्युत ऊर्जा को टू चेंज द हम लोग केमिकल एनर्जी में करते हैं। अब यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को हम लोग टू चेंज क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, देखो रासायनिक ऊर्जा को टू चेंज हम लोग विद्युत ऊर्जा में करते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे, आयन, दो आयन जो होता है, आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। इसमें क्या जो आयन होते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं, लेकिन आयन केवल कैथोड पर ही मुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में रखे जाते हैं, तो दोनों में आप डिफरेंट है तो दोनों डिफरेंट अलग अलग ही रहेंगे, ऐसा आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत अपघटनी के हम लोग अनुप्रयोग क्या करते हैं, इन सारे अनुप्रयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहला विद्युत अपघटन के उपयोग में धातुओं के निष्कर्षण में, यानी देखिए सबसे पहले हम उपयोग कहाँ करते हैं, धातुओं के निष्कर्षण में। कहने का तात्पर्य कि धातु जो मेटल होता है उनका हम लोग निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, यानी हम लोग इसका उपयोग करके। और दूसरा है गैसों, तो गैसों के उत्पादन में, जहाँ पे गैसें बनाई जाती हैं उसका उत्पादन में यहाँ पर हम लोग ठीक है इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा बताया गया, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं महत्वपूर्ण यौगिक के उत्पादन में, जो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं उनको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके उत्पादन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि धातुओं के शोधन में, क्या धातुओं के शोधन में, धातुओं को कैसे शुद्ध किया जाता है उनके शोधन में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विद्युत अपघटनी में, ठीक है, विद्युत लेपन में करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या हैं। ठीक है, हमारे फैराडे जी हैं, उनका अपघटन का नियम क्या है, हम उनके नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर आक्षेपित अथवा अपचयित होने वाले आयनों की जो मात्रा होती है विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेशों पर जो निर्भर करती है हम लोग उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया W = E/I/T अपॉन आपको दिया गया 96,500। अब यहाँ पे W क्या है, W पदार्थ की मात्रा है, I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है, और जो E क्या दिया गया, आक्षेपित अथवा अपचयित हुए आयनों का तुल्यांकी यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया, F क्या फैराडे नियतांक है 96,500। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ठीक है धारा दक्षता क्या होती है, धारा प्रवाह में वास्तविक प्राप्ति गुणे 100 सैद्धांतिक प्राप्ति होती है। इस पे एक पहला न्यूमेरिकल है, हम बात करते हैं इस पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यानी सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में, कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, जो W का मान है 10 ग्राम, I का मान 1.24 एम्पियर, और ये आपको यहाँ पे हम लोग को क्या टी पुट करना है, और जो कि E की वैल्यू हम लोग क्या निकाल परमाणु द्रव्यमान बटे ऑक्सीकरण संख्या से कर देंगे तो हम लोग E की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, जो कि 108 दिया गया, 1 से डिवाइड कर देंगे 108 आ जाएगा। तो यहाँ पे W, अब देखिए T = W गुणे, ठीक है, 96,500 बटे E/I। अब जो यहाँ पे W की वैल्यू दिया गया 10 दिया गया है, और ये वैल्यू हम लोग को 96,500 यहाँ पे दी गई है। अब बटे E की जो वैल्यू है 108 है, और I दिया गया 1.24 दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से गुणा करने के बाद डिवाइड कर देंगे, जो हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, 77 कह रहा है कि 77,205.7 सेकंड दे दिया गया। इसको आप हावर्स में बदल लेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, 7205.7 से मिनट है, लगभग ये 2 घंटे के बराबर होता है।
अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पर हम इसको जो दूसरा क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे। ये मेरा लेक्चर 30 मिनट का रहेगा, ठीक है। सारे लेक्चर जितने मिलेंगे आपको 30 मिनट के मिलेंगे, लेकिन जब हम आपको रिवीजन करवाएंगे तो वो सारे टॉपिक को हम एक लेक्चर में सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे, मेरा फास्ट रिवीजन होगा, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए और बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए। जहाँ भी कोई दिक्कत हो उसको आप पूछिए, मैं बिल्कुल उस टॉपिक को पढ़ाऊँगा। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों।